एवरीवन, मैं प्रियंका आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की ज्योग्राफी। और आज इस बुक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और आपके सीटेट के पेपर के लिए अब बस 2 ही दिन बचे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है क्लास 8th की बुक से कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, ये जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। और ये जब प्रश्न बनते हैं यहाँ से तो इस तरीके से बनते हैं कि आपसे 4 लाइनें दे देगा और फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं या कौन सी बात सही नहीं है। और इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा A B C सही है या A और B सही है, या इस तरीके से आपको घुमा के, तो आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो इस बुक में सारी समझने की चीज़ें हैं। तो पहला प्रश्न है कि संसाधन क्या है। तो देखिए, प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं या किया जा सकता है, वो वस्तु संसाधन कहलाती है। नेक्स्ट है कि पेटेंट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कोई भी विचार या कोई भी आविष्कार जिस पर किसी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार होता है उसे पेटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, जो संसाधन होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम बिना कोई संशोधन या बहुत कम संशोधन करके उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हमारी हवा हो गई, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, लेकिन हमें ये जो वायु है ये प्रकृति से प्राप्त होती है। इसके अलावा जल हो गया, नदियों का, झीलों का, इसके अलावा मृदा हो गई, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और ये हमें प्रकृति ने एक तरीके से निःशुल्क दिए हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं। तो देखिए, वास्तविक संसाधन वो होते हैं जो मात्रा में ज्ञात होते हैं, यानी कि जिनकी हमें मात्रा ज्ञात होती है और उस समय उनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, इसके अलावा हमारे दक्कन पठार की जो काली मिट्टी है, ये सभी क्या है, वास्तविक संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संभाव्य संसाधन क्या है। तो देखिए, संभाव्य संसाधन वो होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। जैसे यूरेनियम हो गया, लेकिन देखिए इनका प्रयोग इस समय नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का यूज़ करके हम इनका भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम है, तो लद्दाख में, हमारे भारत के लद्दाख में यूरेनियम के स्रोत मिले हैं और ये एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अब जैसे कि अगर हम बहुत साल 100-200 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय जो हवा थी, यानी कि जो पवन थी, वो एक संभाव्य संसाधन थी, यानी कि उस समय हवा का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आज क्या है कि पवन चक्की के द्वारा हम हवा का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये वास्तविक संसाधन हो गई है, पहले ये संभाव्य संसाधन थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो देखिए, अजैव संसाधन होती हैं निर्जीव वस्तुएं और जैव संसाधन होती हैं सजीव। अजैव संसाधनों की अगर हम बात करें तो जिसमें मृदा हो गई, चट्टानें हो गई, खनिज, ये सब अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम पौधों की और जीव जंतुओं की बात करें तो ये जैव संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन जो हमें शीघ्रता से हम जिनको नवीकृत कर सकते हैं, यानी कि रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि पुनः पूरित किया जा सकता है उन्हें। जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, और इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है अन्य अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो जिनका भंडार सीमित है। ठीक है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और जब इनका एक बार भंडार समाप्त हो जाएगा, जब हम इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इनके भविष्य में भंडार समाप्त हो जाएंगे और इनको दोबारा बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं।
और इसीलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो देखिए, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखिए, अगर हम ये जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं, इनका अगर हम अच्छे से प्रयोग करेंगे तो हम भावी पीढ़ी के लिए इनको बचा के रख सकते हैं और वर्तमान में ही इनकी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज क्या होते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ और जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, धात्विक खनिज वो होते हैं, इनमें धातु कच्चे रूप में होती है, ठीक है। और धातु क्या है, जिसमें ऊष्मा और विद्युत की जो सुचालक होती है, यानी कि इनमें द्युति या चमक होती है, ठीक है। तो जैसे लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट, मैंगनीज, इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि अधात्विक खनिज के उदाहरण बताइए। तो इसमें धातुएं नहीं होती हैं, और जैसे आपका चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। और इनको देखिए, खनन के द्वारा, आखनन के द्वारा, प्रवेधन, ये इनको निकालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क, जो लौह अयस्क खनिज है, उसका अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो यूरोप इसमें अग्रणी है। उसके बाद अगला है कि हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अफ्रीका इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक देश भी है, तो वो भारत है। भारत अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, इसके अलावा निर्यात भी करता है। नेक्स्ट है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, कर्नाटक में है कोलार नामक एक स्थान है, कोलार में है सोने की खानें, और यहाँ भारत का सोना पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश, यानी कि उत्पादन भी सबसे ज़्यादा और निर्यात भी, तो इसमें भी हमारे भारत का नाम सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है कि परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो ईंधन और जीवाश्म ईंधन, ये परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही पुराने समय से, उनको परंपरागत स्रोत कहा जाता है। अब पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है। तो काला सोना, यानी कि पेट्रोल देखिए हमारे बहुत काम आता है, कार चलाने के, इसके अलावा हमारी जो बस, गाड़ियाँ जितनी भी चलती हैं, सारी पेट्रोलियम उत्पाद से ही चलती हैं। इसके अलावा देखिए, पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। इसके अलावा देखिए, हमें मिट्टी का तेल, प्लास्टिक, मोम, ये सारे पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं, और इसीलिए ये हमारे बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं, उपयोगी हैं, इसीलिए इन्हें काला सोना कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है। तो नॉर्वे है, जिसने पहली बार जल से विद्युत उत्पन्न की थी। नेक्स्ट है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए, एक तो असम के डिगबोई में है, दूसरा मुंबई में बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र। तो भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत के जल विद्युत केंद्र हैं। और पहला देश जो था वो नॉर्वे था, जिसने जल विद्युत उत्पन्न की थी। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा कौन सा है। तो देखिए, स्कॉटलैंड में है ये, जो कि पूरा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ही चलता है।
तो देखिए जो पवन ऊर्जा होती है ये एक असीमित स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। और पवन चक्कियाँ जो होती हैं इनसे हम अनाज पीस सकते हैं। इसके अलावा जल के काम आती है, जल निकालने के लिए, और विद्युत उत्पादन तो किया ही जाता है इनसे, तो बहुत हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए जो ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। तो देखिए जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जितने गहराई में जाते हैं उतनी ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जाती है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो तापमान होता है ये भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होता है और यही ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। नेक्स्ट है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। देखिए ये जो टर्म है ये आपको याद रखनी है कि सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, ये सारी टर्म आपको याद रखनी है। तो देखिए एग्रीकल्चर जो होती है आप सभी जानते हैं कि कृषि करना। उसके बाद अगर आपसे सेरीकल्चर पूछे तो देखिए ये रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन यानी कि रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है कि पिसीकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए मत्स्य पालन से, यानी कि तालाब और पोखर बनाई जाती हैं और उनमें मछली पालन किया जाता है और उसे ही पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि अंगूरों की खेती क्या कहलाती है। तो विटीकल्चर इसे कहते हैं, या इसे हम द्राक्षा कृषि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए, वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना यानी कि उद्यान कृषि, ये सब हॉर्टिकल्चर कहे जाएंगे। नेक्स्ट है कि जैविक कृषि क्या है। तो देखिए कृषि जो होती है उसका एक प्रकार होता है जैविक कृषि। तो इसमें रासायनिक जो खाद होती हैं उनके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। और कोई भी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी आनुवांशिक जो संरचना होती है उसमें कोई भी रूपांतरण नहीं किया जाता है, उसे हम जैविक कृषि कहते हैं। अगला है कि निर्वाह कृषि क्या है। तो देखिए इस तरह की जो कृषि होती है निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है, जो किसान होता है वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती करेगा उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसे ब्राज़ील में रोका नाम से जाना जाता है। और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती है, यानी कि व्यापार करने के लिए और बेचने के लिए फसलों को उगाया जाता है। इसमें देखिए जो मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं वो हैं गेहूं और मक्का। अगला है कि स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है। तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो होती है उसे मेक्सिको में मिल्पा नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में इसे रोका नाम से जाना जाएगा। और अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे कृषि होती है झूमिंग कृषि, वो स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में से झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो मलेशिया में से लदांग कहा जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो झूमिंग, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग नाम से इसे जाना जाता है। एक होती है देखिए रोपड़ कृषि। तो रोपड़ कृषि की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन सी हैं। अब देखिए जो रोपड़ कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो छीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो वो चावल के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। और चावल के लिए देखिए बहुत अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो चीन है
और इसके बाद भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट है कि मिलेट क्या है। तो देखिए मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी, इसे मिलेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। तो जो कपास है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल होती है। उसके बाद है सुनहरे रेशे के नाम से किसे जाना जाता है। तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है और ये भी जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे भी उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि पटसन के अग्रणी उत्पादक देश तो भारत और बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है। तो दोमट मृदा की आवश्यकता होती है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो ब्राज़ील है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश। अगला प्रश्न है कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है 1854 में मुंबई में। नेक्स्ट है कि देश में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था। तो पहला वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो 1859 अहमदाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे तो ओसाका है। जन्म दर का क्या अर्थ होता है। तो देखिए प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर क्या है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की जो संख्या है वो मृत्यु दर कहलाएगी। नेक्स्ट है कि प्रवास किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने को प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आप्रवास किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे आप्रवास कहा जाता है। और अगर आपसे उत्प्रवास पूछे तो जब व्यक्ति किसी देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। तो ये थे हमारे 8th क्लास की बुक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।